हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईएसआर क्लासेस। टेक्निकल सेक्शन के वीडियो लेक्चर में हम लोग सी प्रोग्रामिंग पे वीडियो देख रहे थे। तो इसमें हम लोग फर्स्ट वीडियो देख चुके थे जिसमें 1 से लेकर 9 तक क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे जो इंटरव्यू में पूछा जाता है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 10 से लेकर 18 नंबर क्वेश्चन तक। ये वाला वीडियो लेक्चर जो होगा सी प्रोग्रामिंग के वीडियो लेक्चर में, और इसके नेक्स्ट वाला जो होगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ज्यादातर क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आज के वीडियो का। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज अ नल पॉइंटर इन सी। तो नल पॉइंटर क्या होता है? जनरली हम लोग जान चुके हैं कि पॉइंटर क्या है। पॉइंटर क्या है? किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करने के लिए हम लोग पॉइंटर का यूज करते हैं। लेकिन अगर हम उसमें नल वर्ड लगा रहे हैं तो नल का वर्ड का क्या मतलब होता है? नल मीन्स होता है जीरो, मतलब उसके अंदर वाइड है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि हम लोग नल पॉइंटर में ऐसा पॉइंटर क्रिएट करते हैं जिसके अंदर कोई भी वैल्यू स्टार्टिंग में नहीं डालते हैं। देखते हैं, जैसे कि सपोज करते हैं हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं int स्टार p, ओके, int a, एक वेरिएबल लिए a। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, एक p नाम का पॉइंटर के लिए मेमोरी लोकेशन क्रिएट हुआ होगा और एक a नाम के वेरिएबल के लिए मेमोरी लोकेशन क्रिएट हुआ होगा। यहाँ पे मान लेते हैं इस मेमोरी लोकेशन का नंबर 3165 है। तो ये अगर हम लोग ऐसे लिख दे p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ a, इसका क्या मतलब हुआ कि p में अब ये 3165 स्टोर हो गया। 3165 स्टोर हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन अब हम लोग इस टाइप से एक पॉइंटर क्रिएट करते हैं इंट स्टार ptr इज इक्वल टू नल। यहाँ पे नल कैपिटल लेटर में लिखना है। ठीक है, प्री डिफाइन है। तो यहाँ पे अगर किए तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही स्टार पीटीआर किए तो हमारा एक ये मेमोरी लोकेशन तो क्रिएट हो गया पीटीआर के नाम से, लेकिन इसके अंदर वैल्यू क्या आएगा हमारा? जीरो, नल वैल्यू आएगा। तो अब नल वैल्यू, तो इस टाइप के पॉइंटर का हम लोग यूज क्यों करेंगे? तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही जानना है इंटरव्यू की पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम किसी भी चीज का यूज कैसे करेंगे। तो यूज अगर हम लोग देखते हैं इसका, तो इट इज यूज टू initialize a pointer when the pointer is assigned what memory। अभी ये चीज बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हुआ होगा, लेकिन अगर जो लोग डाटा स्ट्रक्चर पढ़े होंगे तो उसमें अगर हम लोग लिंक लिस्ट का देखते हैं कि कैसे लिंक लिस्ट क्रिएट करते हैं, तो लिंक लिस्ट में हम लोग क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं, एक पॉइंटर क्रिएट करते हैं और उस पॉइंटर को कौन सा वैल्यू देते हैं? नल वैल्यू, मतलब मेमोरी इनिशियलाइज करने के लिए, मतलब डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन अगर हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग नल पॉइंटर का यूटिलाइजेशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि व्हाट इज पॉइंटर टू पॉइंटर इन सी। देखिए, पॉइंटर टू पॉइंटर क्या होता है? सबसे पहले पॉइंटर तो हम लोगों को पता है कि क्या होता है कि किसी वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करेगा, वो क्या होगा? हमारा पॉइंटर होगा। लेकिन पॉइंटर टू पॉइंटर क्या होगा, तो इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, जो बुकी डेफिनेशन है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग उस चीज को समझेंगे तो सामने वाले को अच्छे से समझा पाएंगे। तो इसको हम लोग को देखना है कि पॉइंटर टू पॉइंटर क्या होता है। सपोज करते हैं हम एक पॉइंटर ले लिए p, एक वेरिएबल क्रिएट कर लिए a। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक बॉक्स क्रिएट हुआ पॉइंटर p के नाम से और एक वेरिएबल क्रिएट हुआ किसके नाम से? a के नाम से। हुआ कि नहीं? एक पॉइंटर क्रिएट हुआ है p के नाम से और एक वेरिएबल क्रिएट हुआ है a के नाम से। इसका एड्रेस क्या है? 3165। और यहाँ पे अगर हम ये लिख दे p इज इक्वल टू एंड ऑफ a, देन ये क्या होगा, यहाँ पे इसका एड्रेस स्टोर हो जाएगा। ठीक, लेकिन जो p मेमोरी लोकेशन जो वेरिएबल क्रिएट हुआ होगा उसका भी तो अपना एक मेमोरी एड्रेस होगा। तो मान लेते ये हो गया मेरा 3190, ऐसे ही कोई भी रैंडमली मान लिया। तो अगर इसके मेमोरी एड्रेस को कहीं पे स्टोर करना है, अगर इसके मेमोरी एड्रेस को कहीं पे स्टोर करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंटर टू पॉइंटर का कॉन्सेप्ट आता है। तो पॉइंटर टू पॉइंटर का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हमको किसी पॉइंटर को किसी पॉइंटर पॉइंटर के एड्रेस को किसी पॉइंटर के अंदर स्टोर करवाना है तो उसके लिए हमको एक नया पॉइंटर क्रिएट करना होगा
जो कि डबल स्टेरिक से क्रिएट होगा, ठीक है। तो डबल स्टेरिक पीटीआर लिखे हैं तो हम यहाँ पे पीटीआर इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ पी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक पीटीआर का मेमोरी लोकेशन पीटीआर नाम से क्रिएट हुआ और यहाँ पे किसका एड्रेस आया होगा, पी वेरिएबल का, जो पी पॉइंटर था उसका एड्रेस आया। तो देखो यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है, चेन ऑफ पॉइंटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग एक पॉइंटर बनाए, उसका एड्रेस किसी और पॉइंटर में डाल दिए, फिर उस जो सेकंड पॉइंटर बनाए होंगे उसका एड्रेस किसी और पॉइंटर में। तो जैसे जैसे पॉइंटर बढ़ते जाएगा ना, तो नंबर ऑफ स्टेरिक की संख्या यहाँ पे बढ़ती जाएगी। जैसे कि अगर हमको इस पॉइंटर के एड्रेस को किसी पॉइंटर में स्टोर करवाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इंट ptr1। तो यहाँ पे ये क्या होता है, चेन ऑफ पॉइंटर अगर आपसे पूछ दिया गया तो ये कुछ नहीं है कि डिफरेंट डिफरेंट पॉइंटर के एड्रेस को डिफरेंट डिफरेंट पॉइंटर क्रिएट करके उसमें स्टोर करवाना ही हमारा क्या हो जाता है, चेन ऑफ पॉइंटर हो जाता है। और पॉइंटर हमारा क्या है, पॉइंटर वो है कि किसी भी वेरिएबल का अगर हमको एड्रेस स्टोर करवाना है तो वो किसी एक सिंगल पॉइंटर, मतलब वो सिंगल स्टेरिक से क्रिएट होता है। बात सब लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज स्टैटिक मेमोरी लोकेशन। अब हम लोग समझते हैं मेमोरी के फॉर्मेट में। तो जनरली हम लोग अगर देखेंगे तो मेमोरी दो टाइप से क्रिएट होता है, एक स्टैटिक मेमोरी लोकेशन हो जाता है, एक डायनेमिक मेमोरी लोकेशन हो जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टैटिक और डायनेमिक मेमोरी लोकेशन का, तो इसको बहुत अच्छे से हम लोग को समझना है। अब सपोज करते हैं हम लोग एरे देखे थे, ठीक है। तो एरे हम लोग क्रिएट जब करते हैं तो क्या करते हैं, ये तो जो पहला लाइन है वो तो है ही, ठीक। उसके बाद आया हमारा इंट, इसके अंदर हम अगर एरे क्रिएट किए, इंट ARR10, इसका क्या मतलब हुआ कि एक एरे क्रिएट हो गया होगा यहाँ पे, है कि नहीं, एक एरे क्रिएट हो गया होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक एरे क्रिएट हो गया, ठीक है। तो उसका मेमोरी, नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन कितना क्रिएट हुआ होगा, इसके साथ 10 मेमोरी लोकेशन हमारा क्रिएट हो गया होगा। तो अब ये क्या हुआ, अगर हमको आगे इसी क्वेश्चन, मतलब कि यही अगर चीज है हमारा कि इसी कोड को हमको किसी और चीज में इम्प्लीमेंट करना है, तो हमारे लिए जब भी ये कोड इम्प्लीमेंट होगा तो हमारा 10 मेमोरी लोकेशन इस कोड के लिए रिजर्व हो चुका होगा, इस एरे के लिए रिजर्व हो चुका होगा। मतलब ना इसे हम बढ़ा सकते हैं ना इसे हम घटा सकते हैं। तो ये क्या है, ये हमारा एक ड्रॉबैक है, किसका, ये ड्रॉबैक है हमारा स्टैटिक मेमोरी लोकेशन का। स्टैटिक मेमोरी लोकेशन में क्या हो गया हमारा कि जो मेमोरी लोकेशन क्रिएट हुआ है वो परमानेंटली क्रिएट हो गया है, ये मतलब फ्लेक्सिबल नहीं है हमारे लिए। सपोज करते हैं कि किसी केस में हमको 5 ही मेमोरी लोकेशन का जरूरत है, तो फिर जो 5 बचा हुआ है वो हमारा वेस्ट हो रहा है। तो इसलिए स्टैटिक मेमोरी लोकेशन उतना ज्यादा हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और जो ऑप्टिमल कोड होता है वो क्रिएट करके नहीं देता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। लेकिन स्टैटिक मेमोरी लोकेशन क्या होता है, जनरली जो हम लोग मेमोरी लोकेशन सिंपल कोड लिखते हुए क्रिएट करते हैं वो हमारा स्टैटिक मेमोरी लोकेशन है। अगर कोई आपसे एग्जांपल इसका पूछता है तो आप एक एरे क्रिएट करके बता दो कि हाँ 10 साइज का एरे हम क्रिएट किए हैं, तो 10 मेमोरी लोकेशन इसके लिए अलॉट हो गया। अब इसके बाद हम उसमें से आप 5 ही यूज करें, 6 यूज करें, 10 से ज्यादा यूज नहीं कर सकते हैं, 10 से कम यूज कर सकते हैं, पर जो बचा हुआ मेमोरी लोकेशन होगा वो हमारा क्या हो रहा होगा, वेस्ट हो रहा होगा, ठीक है। अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, डायनेमिक मेमोरी लोकेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डायनेमिक मेमोरी लोकेशन का। तो डायनेमिक मेमोरी लोकेशन में जैसे हम लोग स्टैटिक मेमोरी लोकेशन में क्या देखे हैं कि वहां पे जो एक बार मेमोरी एड्रेस क्रिएट हो जा रहा था वो फ्लेक्सिबल नहीं था, मतलब उसको हम अपने इंपॉर्टेंस के हिसाब से ना इंक्रीज कर पा रहे थे ना डिक्रीज कर पा रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे आता है एक डायनेमिक मेमोरी लोकेशन का कॉन्सेप्ट। तो डायनेमिक मेमोरी लोकेशन में क्या होता है कि हम उस चीज को, जो हमारा मेमोरी एड्रेस है, उसको क्या कर सकते हैं, हम फ्लेक्सिबली इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस, अकॉर्डिंग टू आवर नीड, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग डेटा स्ट्रक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे, जब लिंक लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे पता चलता है कि कैसे हम लोग डायनेमिक मेमोरी लोकेशन क्रिएट करते हैं, क्योंकि लिंक लिस्ट का यूज ही होता है डायनेमिक मेमोरी लोकेशन क्रिएट करने
के लिए। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। क्यों बेनिफिशियल है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट हम इसको बढ़ा सकते हैं और जितना मेमोरी का जरूरत है उतना मेमोरी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा कि हमारा जो मेमोरी एड्रेस होगा जो अलॉट हो जा रहा है वो हमारा वेस्ट नहीं होगा, और कम मेमोरी एड्रेस वेस्ट होने के कारण क्या होगा, एग्जीक्यूशन में प्रोग्राम के कम टाइम लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। अब डायनेमिक मेमोरी लोकेशन में कौन कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? तो सबसे पहले डायनेमिक मेमोरी लोकेशन को अगर हमको क्रिएट करना है तो आप सिंपली अगर ऐसे क्रिएट करना चाहेंगे, हैड इंक्लूड stdio डॉट एच। तो हैड इंक्लूड stdio डॉट एच से ये मेमोरी लोकेशन, ये जो डायनेमिक मेमोरी लोकेशन है ये क्रिएट नहीं होता है। इसके लिए एक स्टैंडर्ड फाइल आता है जो क्या है, हैड इंक्लूड stdlib। तो stdlib.h के अंदर ये चार जो फंक्शन है ये प्री डिफाइंड है। ठीक है, क्या क्या है हमारे, मैलॉक, कैलॉक, रियलॉक और फ्री। ये चार फंक्शन जो है उसका यूटिलाइजेशन हम लोग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के क्रिएशन में करते हैं। तो क्या क्या है हमारा, मैलॉक है, कैलॉक है, रियलॉक है और फ्री है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। तो मैलॉक क्या करता है कि जनरली हम लोग अगर क्रिएट करना चाहते हैं, सपोज किए कि कोई डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हम क्रिएट कर लिए, लिंक लिस्ट क्रिएट कर लिए, जो भी इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहे होंगे थोड़ा मोड़ा उनको डाटा स्ट्रक्चर का नॉलेज होगा। तो अगर हम लिंक लिस्ट क्रिएट कर लिए तो मैलॉक से हम लोग ज्यादातर लिंक लिस्ट क्रिएट करते हैं। तो उसमें क्या होता है, हम लोग एक फिक्स नंबर ऑफ डेटा पहले ही इनपुट कर देते हैं। जब कोड हम लोग लिखना चालू करते हैं तो उसके जब एग्जीक्यूशन के बाद जब कोड रन हो जाता है तो क्या करते हैं, फिक्स जितना नंबर ऑफ मेमोरी का रिक्वायरमेंट है वो पहले ही इनपुट कर देते हैं। तो मेलॉक क्या करता है, एक फिक्स नंबर ऑफ, हम लोग को क्या करना होता है कि यूजर क्या होता है वो जो रिक्वायर्ड स्पेस होता है वो इनपुट करता है। ठीक है, जबकि कैलॉक में क्या होता है, कैलॉक कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन के लिए यूज करते हैं। इसमें क्या होगा कि अगर हम एक मेमोरी एलोकेशन का यूटिलाइजेशन कर लिए, फिर उस सेकेंड बार खुद ब खुद न्यू मेमोरी एलोकेशन क्रिएट हो जाता है वहां पे। री एलॉक का क्या होगा, तो री एलॉक क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि री एलोकेशन है। मतलब जो मेमोरी लोकेशन को हम लोग यूटिलाइज कर चुके हैं उस मेमोरी लोकेशन को फिर से यूटिलाइज करने के लिए हम लोग कौन से फंक्शन का यूज करते हैं, रीअलॉक फंक्शन का यूज करते हैं। और फ्री फंक्शन का यूज कब करते हैं, जब सपोज करते हैं कि एक मेमोरी एड्रेस को हम लोग यूज कर चुके हैं, उस मेमोरी एड्रेस को यूज करने के बाद अब मेरा उस मेमोरी एड्रेस का कोई काम नहीं रहा, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, उस मेमोरी एड्रेस को फ्री कर देंगे ताकि वो फिर से एग्जीक्यूट होके आ सके। सपोज करके समझते हैं कि हम अगर किसी समेशन का ही काम करना है, ठीक है, समेशन हमको कहीं पे स्टोर करना है, तो उसके लिए हम लोग एक पॉइंटर क्रिएट किए, वहां पे सारा कोड लिखे। तो सारे कोड में बीच बीच में बहुत सारे टर्म आए होंगे, टेम्पोररी वेरिएबल आए होंगे, तो उन टेम्पोररी वेरिएबल को फ्री करने के लिए हम लोग फ्री फंक्शन का यूज करेंगे ताकि वो इंगेज पूरे थ्रू आउट द कोड, वो जो हमारा मेमोरी लोकेशन है वो इंगेज ना रहे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मैलॉक एंड कैलॉक। तो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है कि इन मैलॉक फंक्शन नंबर ऑफ आर्गुमेंट इज 1 व्हाइल द, ओ सॉरी, यहाँ दिस इज 1, ओके, दिस इज 1 एंड द नंबर ऑफ आर्गुमेंट इज 2। मैलॉक फंक्शन में एक सिंगल आर्ग्यूमेंट पास होता है जबकि कैलॉक फंक्शन में दो आर्ग्यूमेंट पास होता है। तो देखते हैं अगर हम लोग इसका डिक्लेरेशन देखेंगे कैसे मैलॉक और कैलॉक फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। तो पीटीआर एक पॉइंटर के फॉर्म में हम लोग डिक्लेयर करके इसको लिख रहे हैं, इज इक्वल टू कास्ट टाइप। समझाते हैं कास्ट टाइप क्या है, मैलॉक साइज ऑफ बाइट साइज, या वहां पे बाइट साइज हम लोग को देने का बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता है, डायरेक्ट ये खुद ब खुद इंट लिखेंगे तो वो ले लेगा उसको। ठीक है, हमें क्रिएट करके नहीं देना होता है। ब्लॉक साइज कर देते हैं, या समझना है इसको कि क्या हुआ। हुआ क्या कि अगर हम लोग मैलॉक फंक्शन का यूज कर रहे हैं तो वहां पे क्या होता है कि एक या तो हम इंटीजर उसके अंदर स्टोर करवाएंगे, या फिर क्या ये स्ट्रिंग स्टोर करवाएंगे, या फिर फ्लोट टाइप का डेटा टाइप स्टोर करवाएंगे। तो कास्ट टाइप क्या है, जो डेटा टाइप हमको स्टोर करवाना है वो डेटा टाइप है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि हम इंट लेंगे, मतलब कि हम जानते हैं कि इंट के लिए अलग मेमोरी साइज क्रिएट होता है
फ्लोट के लिए अलग मेमोरी साइज क्रिएट होता है। तो इसलिए क्या करेंगे, मैलॉक फंक्शन में हम लोग क्या लेंगे, मैलॉक फंक्शन का अगर डिक्लेरेशन करेंगे तो कास्ट टाइप मैलॉक बाइट साइज। अब इसको हम लोग को समझना है थोड़े अच्छे से। तो मैलॉक क्या करता है, मैलॉक जब हम क्रिएट करते हैं एक पॉइंटर, तो वो एक सिंगल साइट का सिर्फ और सिर्फ जो हमारा मेमोरी लोकेशन होगा वो एक ब्लॉक क्रिएट करता है। ओके, हर बार जब हम लोग डेटा स्ट्रक्चर में इसको समझेंगे लिंक लिस्ट के साथ तो बहुत अच्छे से ये चीज और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो कंटिन्यूअस वीडियो देखिए तो ज्यादा अच्छा क्लियर होगा सारा डाउट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ब्लॉक क्रिएट कर दे रहा है जिसका एक सिर्फ और सिर्फ उसका साइड असाइन कर रहा है। एग्जाम्पल अगर हम इसका देखते हैं कि कैसे होगा, तो एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, सपोज करते हैं ptr int malloc इंट malloc 50 लिखे। इसका क्या मतलब हुआ कि ये 50 बाइट का एक हमारा मेमोरी लोकेशन क्रिएट कर लिया। अब वो डिपेंड करता है कि इंट टाइप का है कि फ्लोट टाइप के, उसके हिसाब से जो हमारा ये होगा हमारा मेमोरी एलोकेशन वो अलॉट हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग देखते हैं किसको, कैलॉग फंक्शन को, तो उसके लिए क्या करते हैं, ptr इज इक्वल टू कास्ट टाइप इन कॉमा बिट्स। इसमें क्या करते हैं कि हम लोग सेम कर रहे हैं लेकिन इसमें 2 आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो नंबर ऑफ ब्लॉक, कितने नंबर ऑफ ब्लॉक लेना है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, n नंबर ऑफ ब्लॉक हमको क्रिएट करना है, और क्या मेमोरी साइज होना चाहिए वो भी मेमोरी साइज यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, कैलॉग फंक्शन को ये क्रिएट करते हैं। तो अब मेन डिफरेंस क्या है अगर हम लोग देखें मैलॉक कैलॉग में, तो मैलॉक जो होता है वो ज्यादा हमारा टाइम इफिशिएंट होता है। ठीक है, इसमें कम टाइम लगता है, सीधा सीधा बात है। उधर हम लोग सिर्फ और सिर्फ सिंगल आर्ग्यूमेंट पास करवा रहे हैं, इधर डबल आर्ग्यूमेंट पास करवा रहे हैं, तो ज्यादा टाइम लगेगा ही इसमें। लेकिन अगर हम लोग देखें सिक्योरिटी पर्पज से, तो सिक्योरिटी पर्पज से हम लोग कैलॉग फंक्शन का यूज करते हैं, मैलॉक फंक्शन का यूज कम ही करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि कैन वी कंपाइल अ प्रोग्राम विदाउट अ मेन फंक्शन। तो यस, वी कैन कंपाइल ए प्रोग्राम विदाउट अ मेन फंक्शन, पर उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो सकता, मतलब जो रिजल्ट आता है रन टाइम के टाइम वो हमारा नहीं आएगा। लेकिन कंपाइल भी कैसे करवा सकते हैं, तो उसके लिए हमें एक स्टार्टिंग में है डिफाइन स्टार्ट मेन करके यूज करना पड़ता है। फिर ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट अगर हम लोग यूज करेंगे तो ही जाके वो जो कोड है हमारा वो कंपाइल हो पाएगा। तो मेन फंक्शन के बिना हम लोग कोड कंपाइल करवा सकते हैं, बस इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ यस होगा, करवा सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछ दे कि कैसे करवाएंगे, तो ये एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल को छोटा सा एग्जांपल है, पर अगर आप बताते हैं तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कोप क्या है। ठीक है, फंक्शन में स्कोप क्या है। तो सपोज करते हैं कि हम बहुत बड़ा प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक, तो बहुत सारे फंक्शन के टुकड़े में होता है, एक कोड के अंदर बहुत सारे फंक्शन डिफाइन होते हैं। ठीक है, उस हर एक फंक्शन के अंदर जो कोड लिखा हुआ होता है, सपोज कर रहे हैं यहाँ पे हम एक फंक्शन क्लियर कर देते हैं, एक कोड लिखते हैं, head include stdio.h in main, एक फंक्शन हो गया हमारा। ठीक, फिर एक void ptr, ये एक फंक्शन हो गया। फिर ऐसे करके बहुत सारे फंक्शन होगा। तो इस फंक्शन के अंदर जो भी कुछ स्टेटमेंट लिखा होगा वो क्या होगा, वो इस फंक्शन के अंदर का स्कोप होगा। इस फंक्शन के अंदर जो भी सारा स्टेटमेंट, बहुत सारे स्टेटमेंट एक फंक्शन के अंदर आते हैं, तो वो फंक्शन के अंदर जितने भी स्टेटमेंट है वो उस फंक्शन का स्कोप कहा जाएगा। मतलब ये जो है कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी कुछ लिख रहे हैं वो उस गिवन फंक्शन का स्कोप होता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है ये, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फंक्शन का क्या यूज है। तो अगर हम लोग देखें तो क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले कि हम लोग फर्स्ट जो क्वेश्चन देखे थे कि सी प्रोग्रामिंग को मिड लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। तो मिड लेवल लैंग्वेज क्यों बोलते हैं, कि हम लोग इसके
ये हाई लेवल और लो लेवल दोनों टाइप के लैंग्वेज का जो प्रॉपर्टी होता था उसको कंटेन करता था। तो उसमें क्या था कि एक जो हम किसी भी पूरे बड़े से कोड को एक छोटे छोटे कोड में डिवाइड करके अलग अलग इंप्लीमेंट करके और उसको एक साथ कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो फंक्शन का यूज अगर देखेंगे तो कंबाइन कैसे क्या अलग करते होंगे, वही ना, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट लोग को अलॉट कर दिया गया, वो फंक्शन उनका वो फंक्शन के अंदर जो एग्जीक्यूशन करना है वो उनका वर्क है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसे ही होता है कि हम लोग क्या करते हैं फंक्शन के अंदर कि फंक्शन में हम लोग क्या किए, छोटे छोटे चीज को डिवाइड कर दिए। तो अब क्या है, अगर एक कोड के अंदर हमको एक ही फंक्शन बार बार चाहिए, तो उसके लिए अगर हम सिर्फ और सिर्फ मेन का यूज करके कोड लिखते हैं तो हमको बार बार उस फंक्शन का यूटिलाइजेशन मतलब फिर से बार बार कोड लिखना पड़ेगा। जबकि अगर हम लोग फंक्शन के टाइप से उसको क्रिएट कर देते हैं, तो किसी फंक्शन के टाइप से क्रिएट कर दिए तो जब हमको रिक्वायरमेंट होगा उस हिसाब से हम उसको कॉल कर सकते हैं मेन फंक्शन के अंदर। तो ये हमारे वर्क को इजी बना देता है, टाइम इफिशिएंट बना देता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है कि मतलब रोल होता है उसका किसी भी कोड के एग्जीक्यूशन में। क्या है कि अगर हम लोग कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का ध्यान रख के अगर कोड नहीं लिखते हैं तो वो कोड बहुत बड़ा हो जाएगा। तो उसको अब सपोज करो एक सम का कोड है, अब एक सम के कोड के लिए हमको आधा घंटा लग रहा है तो कोई मतलब उसका नहीं रह जाएगा। तो फंक्शन क्या करता है, हम लोग के कोड को ऑप्टिमल वे में बनाता है, ऑप्टिमाइज बनाता है। सिर्फ फंक्शन नहीं, अब डेटा स्ट्रक्चर आगे जब पढ़ेंगे तो उससे पता चलेगा कि डेटा स्ट्रक्चर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ऑप्टिमल कोड लिखने में। ठीक है, तो फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले यही समझना है कि हमारे रिटेन ऑफ कोड मतलब बार बार कोड को लिखने से हमें बचाता है। उसको सिंगल बार ही लिख के हम बहुत बार यूटिलाइज कर सकते हैं। पूरे के पूरे कोड को डिफरेंट फंक्शन में डिवाइड करके हम लोग काम को डिस्ट्रीब्यूट करके काम को बहुत आसान वे में कर सकते हैं। तो फंक्शन को मतलब फंक्शन अगर कहे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, आई होप कि ये वाला वीडियो सीरीज जो होगा वो बहुत अच्छे से लोगों को समझ में आया होगा। पिछले कुछ दिनों में प्रॉब्लम के कारण वीडियो नहीं आ पा रहा था। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।